भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान आसमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता है जिनका नाम सुनकर ही माफियाओं की रूह कांप जाती है। बुलडोजर की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले तक पस्त हो जाते हैं और उनका एक ख्वाब माफियाओं, अपराधियों और दंगाइयों की रूह तक कपा देता है। वो नाम है यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो आज 51 साल के हो गए हैं। एक लंबा सफर तय करके आज योगी सिर्फ यूपी के सीएम नहीं बल्कि पूरे देश भर में उनकी छवि का हर एक राज कायल है। ये रिपोर्ट देखिए। अजय सिंह बिष्ट, जिनको योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, इनका आज 51वां जन्मदिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और एक शानदार राजनेता है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद यूपी के 21वें मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और आज सीएम योगी की लोकप्रियता ऐसी है कि हर एक छोटे से छोटा बच्चा सीएम योगी को जानता है। कभी पशु प्रेम, कभी बच्चों के साथ लगाव, कभी जनता का सेवक तो कभी माफियाओं का काल। सीएम एक लेकिन छवि अनेक रखने वाले सीएम योगी केवल 26 साल की उम्र में सांसद बने। एक वो भी दौर था जब विधानसभा में उनके आंसू तक बह गए थे, और आज एक ये भी दौर है जब उसी विधानसभा में खुलकर विपक्षी नेताओं की आंखों में आंख डालकर यूपी के अपराधियों के हौसलों तक सीएम योगी आदित्यनाथ पस्त कर चुके हैं। सीएम योगी जब पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने कई परंपराओं और मिथकों को तोड़ डाला। सबसे पहले मिथक तो ये था कि जो भी सीएम नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। सीएम योगी ने 37 साल पुराना ये मिथक भी सीएम बनने के बाद तोड़ डाला। एक परंपरा ये भी थी कि जो एक बार यूपी का सीएम बन जाता है वो दोबारा नहीं बनता। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 का विधानसभा दोबारा प्रचंड बहुमत से जीता और फिर सूबे के मुखिया बने। सीएम योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू युवाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का वातावरण बना रहे। उद्देश्य अच्छा और साफ था, लेकिन उन पर हिंदूवादी छवि होने का भी आरोप लगा। लेकिन जब वे सूबे के मुख्यमंत्री बने तो अपने काम और इरादों से जता दिया कि उनके लिए प्रजा में कोई भेद नहीं। उन्होंने अपने काम से हर मजहब और तबके का दिल जीता। यही कारण रहा कि जनता का विश्वास उन पर बना और वो 2022 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में। वो अपने दूसरे कार्यकाल में भी जनता की खुशहाली और विकास के लिए काम कर रहे हैं। माफियाओं और असामाजिक तत्वों को दंड देकर आम जनजीवन में भयमुक्त वातावरण बनाने वाले सीएम योगी आज जनता का पूर्ण विश्वास जीतने में सफल रहे। पिछले साल यानी 2022 में वो सीएम बनने के बाद राज्य में सुदृढ़ कानून और शासन प्रशासन व्यवस्था के साथ तो यूपी के जनता का जीवन आसान और खुशहाल बनाने के प्रयास में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इस राह में आने वाली बाधाओं को उचित तरीके से निपटारा करके वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पीएम मोदी के विश्वास पर खरे उतरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो
तो सीएम योगी ने जब उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी बार संभाली तो कई मिथकों को तोड़ा। उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कायाकल्प करने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे प्रदेश समेत देश के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से उनका ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। सीएम योगी को जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो आप ये ट्वीट देख सकते हैं, जहां ट्विटर के जरिए तमाम दिग्गज नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर जन कल्याण की कामना की है। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिशंकरी का वृक्षारोपण भी किया। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ गौ सेवा केंद्र में 51 पौधों का रोपण किया है। इस दौरान सीएम ने हरिशंकरी का वृक्षारोपण किया। इस मौके पर यूपी मंत्री वन, वन्यजीव और पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण मनोज सिंह के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो वहीं निकाय चुनाव बीतने के बाद से ही सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी, बसपा, कांग्रेस समेत राष्ट्रीय लोक दल सभी अपना अपना कार्यक्रम करके चुनावी वैतरणी पार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी तैयारियों में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबले और मिशन 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसके लिए पार्टी एक बार फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू करने जा रही है। इसी के तहत पहला कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर खीरी में आज से लगने जा रहा है और 2 दिन के शिविर का समापन 6 जून को अखिलेश यादव करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता को पार्टी की विचारधारा, रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। साथ ही जनता के बीच जाकर संवाद करने, भाजपा सरकार की खामियों को उजागर करने के तौर तरीके बताए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार समीक्षा बैठक कर पार्टी की कमजोर कड़ी को तलाशने में लगी है। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बन चुकी है। मायावती के निर्देश पर अब बसपा ने गांव चलो अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बसपा मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करेगी। वहीं बसपा अब गांवों के मतदाताओं पर फोकस कर रही है। साथ ही सत्ताधारी बीजेपी भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। मिशन 24 के लिए बीजेपी का लोकसभा चुनाव गांव-गांव तक पहुंचने के लिए तैयार है। 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक बीजेपी पहुंचेगी। इसके लिए 21 से 30 जून तक घर-घर जनसंपर्क अभियान चलेगा। तो पार्टियां किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और आज तमाम पार्टियों के क्या कुछ कार्यक्रम है, इसको लेकर सुहानी हमारे दर्शकों तक लगातार जानकारी पहुंचाएंगे। और सुहानी सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहानी, 2024 को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो एक्टिव हो चुकी है। सपा से लेकर भाजपा, भाजपा से लेकर बसपा, अब सभी जमीनी स्तर पर जुट चुकी हैं। ऐसे में आज कई पार्टियां जो है वो तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं जनसंपर्क करने के लिए। क्या कुछ कार्यक्रम कौन कौन सी पार्टी आयोजित कर रही है आज सुहानी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है, सभी पार्टी जो एक युद्ध के तौर पे पूरी 2024 के चुनाव के मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां लगातार जो है अपना कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। वहीं इस बार जो पूरी टक्कर देखा जा रहा है 2024 के चुनाव में, तो सपा और बीजेपी के बीच में। आपको बता दें कि जो सपा है वो पूरी तरह से 2024 के फतह करने के लिए पूरी तरह से जमीनी जो धरातल पे है उतर चुकी है। और आज से सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो आज से एक कार्यक्रम सुनी जा रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि आज शिविर जो परीक्षण है वो शुरू होने जा रहा है और ये शिविर 2 दिनों का होगा जो लखीमपुर खीरी से शुरू होने जा रहा है। और वही बताया जा रहा है कि अब अखिलेश यादव खुद सभी जगह जो विधानसभा के 80 सीटों को खुद से मंथन करने के लिए खुद धरातल पर उतरेंगे और अपने जो कार्यकर्ताओं हैं उसको परीक्षण करेंगे। वही अब बताया जा रहा है कि अब अखिलेश यादव आज जो है हवन पूजन करके आज इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। वही आपको बता दें कि ये जो परीक्षण जो
जो प्रशिक्षण है, जो शिविर प्रशिक्षण, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि यह ऐसे जगहों से शुरू किया जा रहा है, ऐसे क्षेत्रों से शुरू किया जा रहा है जहाँ पे धार्मिक स्थलों के ज़्यादातर माना जाता है। और वही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जो है बीजेपी का जो दुर्ग माना जाता है। अब वहीं से जो शुरुआत अखिलेश यादव अपने कार्यक्रम के करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जो पहले ये सवाल ये भी उठता है कि जो पहले अखिलेश यादव बीजेपी पर सवाल उठाते थे कि आप पूजा पाठ करके और जातिवाद लेके क्या आप जीत सकती हैं चुनाव, और वही काम अब सपा अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव की रणनीति को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकल चुके हैं। लेकिन सुहानी, अगर हम 2019 पर एक नजर डालें तो उस चुनाव के दौरान जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो सपा और बसपा का गठबंधन था, जिसका सीधा जो नुकसान है वो खामियाजा, यूं कहे खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार बसपा और सपा दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में वोट बैंक भी अच्छा खासा बटेगा। सुहानी जी मुस्कान, आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव हैं तमाम कांग्रेस से लेकर बसपा से लेकर सबसे गठबंधन किए, लेकिन आपको भी देख सकती हैं 2000 विधानसभा चुनाव में किस तरह से उनको इससे पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अब इसी को लेकर जो अखिलेश यादव तमाम अपनी रणनीति अपनाई, लेकिन उससे हार का सामना करना पड़ा। वही आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो था मुस्लिम वोटर जो था कहीं ना कहीं 80% मिला था, और इस बार जो अखिलेश यादव हैं वो मुस्लिम वोटर को दरकिनारे करके पूरी तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो अपना रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव अपनी ही रणनीति में फंस जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो रणनीति है उसके अपना रहे हिंदुत्व के, और जो मुस्लिम है उससे दरकिनारा कर रहे हैं। तो इसमें यह देखा जा रहा है कि वो तमाम अपनी रणनीति अपनाए, लेकिन उससे सक्सेस नहीं हुआ और हर समय उनको हार का सामना करना पड़ा। तो कहा जा रहा है कि इस बार तो बसपा भी उनके गठबंधन में है, ना ही कांग्रेस गठबंधन में है। तो क्या वो हिंदुत्व को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातिवाद को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर जो चल रहे हैं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या वो जीत पाएंगे? क्या वो जो शिविर परीक्षण कर रहे हैं उससे वो जीत पाएंगे? क्योंकि पहले उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए थे कि बीजेपी जो है वो पूजा पाठ करवा के और जातिवाद करके चुनाव जीतती है, और उसी राह पे अब अखिलेश यादव भी निकल चुके हैं। वो तमाम कहा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर जो मुस्लिम वोटर था वो सपा को दे था। देखिए सुहानी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो यूपी की राजनीति है उसकी दूरी आज भी हिंदुत्व और धर्म के ही मुद्दे बने हुए हैं। लेकिन सुहानी, बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से निकाय चुनाव के नतीजे आए, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो उससे कहीं ना कहीं इस बार मायावती ने भी सबक ली है और वो भी लगातार चुनावी तैयारियों का जायजा ले रही हैं। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिर बसपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या यूं कहे कि दिग्गज नेता आखिर कब उतरेंगे? जी आपको मुस्कान बता दें कि बसपा भी 2024 के चुनाव के लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। लगातार वो बैठकें भी कर रही है। जो निकाय चुनाव में जो उसका जो नतीजा आया, कहीं ना कहीं मायावती इससे बहुत ज़्यादा आहत है और इस चीज़ को लेकर वो जमीनी स्तर पे भी उतरने के लिए तैयार है। और वो भी अपना एक कार्यक्रम जो है गाँव चलो अभियान जो वो शुरू करने जा रही हैं। और उनका मानना है कि इस बार जो नतीजा आएगा सभी देख कर चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पार्टी है वो इस बार बहुत बेहतर काम करेगा और इस बार जो सरकार बनेगी कहीं ना कहीं उनका ये भी मानना है कि पूरी तरह से बसपा की बन सकती है। और उन्हें साफ ये भी बयान दिए हैं, उनका कहना है कि जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं जो छोटी जाति के हैं उनसे आरक्षण को लेकर जो बीजेपी है वो पूरी तरह से जो छोटे जाति के हक मार रही है, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार के तमाम ऐसे मुद्दे भी है जो मायावती ने पूरी तरह से अपने बयान में कहा है। और वो लगातार बैठकें कर रही हैं, दौरे कर रही हैं, और वो जन जन जो अभियान है, जनसंपर्क है, वो तमाम ऐसे बैठकें कर रही हैं। वो भी 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में हो गई हैं। उनका पूरी तरह से मानना है कि जो निकाय चुनाव में जो नतीजे देखा है कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा एक सबक हो सकता है, और इसलिए वो भी इस 2024 के चुनाव में पूरी तरह से निकल चुकी है। उनका साफ तौर कहना है कि इस बार हम अकेले जो है एक पूरी तरह से चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन के लिए वो इस बार बात नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार से मायावती भी है पूरी तरह से 2024 के चुनाव के लिए उतर चुकी हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि 2024 की तैयारियों को लेकर जो तमाम पार्टियां हैं अब वो जमीनी स्तर पर उतर चुकी हैं। तो वही अगर हम सपा की बात करें तो वो लखीमपुर खीरी से आज अपने प्रशिक्षण शिविर का आगाज करने जा रही है जो 2 दिन तक चलेगा, और वही 6 जून को अखिलेश यादव इस पूरे कार्यक्रम का समापन करते हुए नजर आएंगे। तो बसपा सुप्रीमो भी अब लगातार जो जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने के भी निर्देश दे रही हैं। तो उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने वाली माफिया अतीक की पत्नी, अगर हम बात करें अतीक अहमद की पत्नी
पत्नी और बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सरेंडर के लिए आयशा नूरी ने न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है। वहीं कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है और पिछली सुनवाई के दौरान थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई थी। इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में आयशा नूरी को पुलिस ने साजिश का आरोपी बनाया है। आयशा के पति को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वही उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करने वाले गुड्डू मुस्लिम को संरक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद से ही आयशा नूरी फरार चल रही हैं। आयशा ने सरेंडर करने के लिए अर्जी कोर्ट में भेजी थी, उस पर आज सुनवाई होनी है। तो आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह देने का आरोप आयशा नूरी पर लगा था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम आयशा नूरी के घर पहुंचता है, वहां आयशा नूरी उसको पैसे देते हुए भी नजर आ रही थी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया था। वहीं इस पूरे हत्याकांड के बाद जो आयशा नूरी है उस पर भी लगातार पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही थी, जिसके बाद आयशा नूरी ने आज जो सरेंडर की अर्जी दी थी, अब उस पर आज सुनवाई होनी है। सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। देखिए, उमेश पाल मर्डर केस में शामिल है शूटर गुड्डू मुस्लिम को अपने मेरठ स्थित घर में पनाह देने वाली अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सोमवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस पूरे मामले में धूमनगंज थाना पुलिस सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पहले से ही पेश कर चुका है और उमेश पाल की फरवरी 2023 को हत्या हुई थी। साजिशकर्ता के तौर पर आयशा नूरी का भी नाम सामने आया था। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के घर के सीसीटीवी फुटेज में हत्या के 2 दिन बाद गुड्डू मुस्लिम वहां नजर आया। उसके हाथ में एक बैग था। वह आयशा नूरी के पति से गले भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है और आयशा और उसके पति डॉक्टर अखलाक ने न सिर्फ अपने घर में पनाह दी बल्कि आर्थिक रूप से उसकी सहायता भी की थी। इसी केस में अखलाक पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है, नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और इससे स्वास्थ्य विभाग ने सस्पेंड भी कर दिया है। और उमेश सागर, पाल लेकिन जिस तरीके से सुनवाई जारी है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन के द्वारा छापेमारी भी जारी है, लेकिन जो आरोपी है और जो महिला गैंग है अतीक अशरफ की, वो तो फिलहाल अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है पुलिस? जी देखिए, यूपी एसटीएफ लगातार गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है, चाहे वो बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे हापुड़ हो। यहाँ कई लखनऊ के यूपी के कई जिलों में एसटीएफ की लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मुस्कान के गुड्डू मुस्लिम जो मास्टरमाइंड था वो अभी तक फिलहाल फरार है और जो आयशा नूरी है, तमाम लोग हैं जो इस पूरे हत्याकांड से जुड़े थे, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। हालांकि 4 शूटरों के इनकाउंटर में मार गिराया था एसटीएफ ने, उसके बाद से लगातार देखा जाए तो कई महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद एसटीएफ लगातार अपने सूत्रों को मजबूत कर रही है और गिरफ्तारी होना जल्द संभव बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड के 100 दिन बीतने के बाद भी अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन गिरफ्तार नहीं हो सकी हैं। हत्या के 100 दिन बीतने के बाद भी 5-5 लाख रुपए के इनामी 3 शूटर्स को पुलिस पकड़ नहीं सकी है। हालांकि मामले की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। साथ ही शूटआउट में शामिल 4 आरोपी एनकाउंटर में अभी तक मारे जा चुके हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड को 100 दिन का वक्त आज पूरा हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कहां है, शाइस्ता परवीन कहां है और आयशा नूरी कहां है। लगातार यूपी एसटीएफ छापेमारी तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुख्य आरोपी हैं, जो अतीक और अशरफ की फीमेल गैंग थी, यानी कि जो महिला गैंग थी, वो अभी भी पुलिस और यूपी एसटीएफ की पहुंच से बहुत दूर है। 100 दिन इस हत्याकांड को बीत चुके हैं। अतीक अशरफ को मार दिया गया, असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, तमाम तरीके के जो चीजें हैं वो भी इस पूरे हत्याकांड के दौरान हो गई, लेकिन जो जिंदा है और जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। आखिर कहां है गुड्डू मुस्लिम, कहां है शाइस्ता परवीन? अब ये सवाल सभी के जहन में उठ रहा है,
क्योंकि हर एक नए दिन के साथ नई अपडेट भी सामने आ रही है। कभी गुड्डू मुस्लिम के घर और दुकान पर तावीज मिलता है, जिसको लेकर कहा जाता है कि ये तावीज ही गुड्डू मुस्लिम की रक्षा कर रहा है, ये तावीज ही गुड्डू मुस्लिम को बचा रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद भी जो गुड्डू मुस्लिम और जो शाइस्ता परवीन है वो अभी भी पुलिस की पहुंच से, यूपी एसटीएफ की पहुंच से बहुत दूर है। पवन इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शकों को तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। पवन, 100 दिन उमेश पाल हत्याकांड को बीत चुके हैं। अतीक अशरफ की मौत हो गई है, असद को एनकाउंटर में मार गिरा दिया गया है, तमाम तरीके की चीजें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी यूपी एसटीएफ और पुलिस की पहुंच से दूर है। आखिर किस तरीके से काम कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल मुस्कान, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था और उस घटना में 2 सरकारी गनर ने भी अपनी जान गंवाई थी। हालांकि अगर पूरे घटना को अगर हम सिलसिलेवार बात करें तो बीते 24 फरवरी के बाद से इस पूरे घटना में अतीक एंड कंपनी का नाम सामने आया था। हालांकि इस घटना के दौरान अतीक अहमद के बेटे अशद तथा शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ ने झांसी में मार गिराया था तथा इस पूरे घटना में शामिल 2 और आरोपियों को अलग अलग स्थानों में एनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन इस पूरे घटना के दौरान जो सबसे बड़ा नाम सामने आया, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, और पूरे घटना के दौरान जो सबसे मुख्य चेहरा था गुड्डू मुस्लिम, जिसने खुलेआम बम गिराए थे, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है कि आखिर आज पूरे 100 दिन पूरे हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इन 2 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अगर गुड्डू मुस्लिम की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम के मकान पर पीडीए की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के नोटिस चस्पा किए थे। कुछ ही दिनों बाद उसके घर पर एक ताबीज मिला। ये कहा जा रहा था कि ये जो ताबीज है यही गुड्डू मुस्लिम के घर को गिराने में उसकी मदद कर रहा है, इसलिए उसका घर अभी तक नहीं गिराया जा सका है। लेकिन एक सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह भी है क्योंकि जिस गली में गुड्डू मुस्लिम का मकान है उस पूरे गली के अंदर इतनी जगह नहीं है कि पीडीए की टीम वहां पर अपने पूरे दस्ते के साथ जा सके। हालांकि यह अलग बात है कि आज तक उसके मकान पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो लेडी डॉन उभर कर सामने आई है, शाइस्ता परवीन, लगातार अभी तक फरार है और इतने बड़े घटनाक्रम हो जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन का किसी तरह से कोई सामने ना आना, ये भी एक बड़ा सवाल बड़ा है और उतना भी सवाल लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ये वही बड़े लोग हैं जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है, लेकिन ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। लेकिन पवन, आज आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सरेंडर अर्जी भी इसमें महत्वपूर्ण है। अगर हम आयशा नूरी की बात को शुरू से देखा जाए तो आयशा नूरी के जो पति है इखलाक अहमद, उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आयशा नूरी को भी अपराधियों को शरण देने का आरोपी बनाया गया है। आयशा नूरी की आज सरेंडर अर्जी कोर्ट में पेश होगी, किस तरह से सुनवाई होगी या आयशा नूरी का अभी किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सबसे बड़ा नाम शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है और आज जब 100 दिन पूरे हो जा रहे हैं, ऐसे में तमाम तरह के सवाल है वो भी लगातार बड़े बड़े सवाल लोगों के जेहन में है, जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनाया था और उसके बाद से ही जब यह प्रयागराज में अतीक और अशरफ को गोली मार दिया गया, तो सोचिए इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन किसी भी तरह से सामने नहीं आई। हालांकि शाइस्ता परवीन के अगर अधिकारियों की माने तो शाइस्ता परवीन को लेकर अधिकारी का यही बयान सामने आया है कि लगातार दबिश दी जा रही है। प्रयागराज सहित आसपास के तमाम शहरों, तमाम प्रदेशों में गुड्डू मुस्लिम की कई बार खबरें सामने आई कि उसको यहाँ पर देखा गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आज तक गुड्डू मुस्लिम तथा शाइस्ता परवीन का पता नहीं चल पाया है। अब आयशा नूरी एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है, आज उसके अर्जी की सुनवाई होगी।
किस तरीके से सुनवाई होगी या उस पर क्या फैसला आएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल जी, पवन, मुस्कान। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम वापस आपके पास आएंगे। फिलहाल हम रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन कहां हैं, ये सवाल लगातार अब सबके जहन में बना हुआ है। और आज आपको बताते चले कि आयशा नूरी के सरेंडर अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है। और अगर इस सरेंडर अर्जी को मंजूर कर लिया जाता है तो हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के ठिकानों का भी पता चल पाए। खबर संभल से है, जहां मामूली विवाद को लेकर मारपीट और पथराव का मामला सामने आ चुका है। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पालतू पशु के बाइक से टकराने के बाद प्रधान और उसके समर्थकों ने पीड़ित के घर पर हमला कर लाठियां चलाई, फिर जमकर पथराव किया। वहीं दिन दहाड़े पथराव के बाद गांव में भगदड़ मच गई, जिसकी सूचना के बाद भी बेखौफ दबंग आरोपियों के खिलाफ पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। है जी, हमारा भतीजा हिमांशु घर से अपने पशु खोल के जंगल के लिए चुगाने के लिए लेकर जा रहा था। कितनी उम्र है बेटे की? बच्चे की उम्र है 14-15 साल। तो रास्ते में सोनू मोटरसाइकिल ले जा रहा था उधर से, और सोनू के साथ 2 गुंडे और थे उसके साथ, एक राजू था और एक वो था छोटा उर्फ उसका नाम वो है। हाँ, जो भी है अगली बार बताओ। हाँ, अगली बार बताओ फिर क्या हुआ। छोटा और राजू था, और फिर उन्होंने दोनों ने वहाँ पकड़ के मारा वो लड़का हमारा भतीजा। फिर उसकी मोटरसाइकिल का शीशा टूटा, शीशा टूटने पर उसको खूब मारा उन्होंने मर करके। फिर घर पे आई तो घर पे आके हमारे घर पे आके उन्होंने चढ़ाई कर दी, ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिया हमारे घर पे। उन्नाव में 2 युवकों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। थाना अचलगंज क्षेत्र के नेवरना गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और लाठी डंडा खूब चले हैं सर। किसने मारा लाठी डंडा? अरे वो मेरे पड़ोसी अपोजिट पार्टी मारा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अरे नाली वाले की झगड़ा रहा है, वो रोज 300 दिन पर गाड़ी पी के दारू गाड़ी देता था। उसकी मेहरिया और गाड़ी वाली खूब बिटिया बहनें उनकी खूब रोज गई आती थी। अच्छा, तो कब से चली आ रही रंजिश से? अरे अब 2-3 दिन भाई, हफ्ता खाना भाई अब ऐसे है। पुलिस को सूचना दी है आप लोगों ने? हाँ, पुलिस सूचना दिया है। एक नाली बनाते रहे, नाली में पुलिस गई रहा, नाली बनवा दिया। तो आज पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो वहीं भारत में यूपी के अलग अलग हिस्सों में इस मौके पर रैली निकाली जा रही है। साथ ही वृक्षारोपण कर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की जा रही है और अलग अलग कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो ये 2 अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सुल्तानपुर तो दूसरी तस्वीर बदायूं से है, जहां पर्यावरण के संरक्षण के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने का भी काम इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए किया जा रहा है। निकाली गई थी, कुछ उद्देश्य से निकाली। आप सभी को पता है कि आज 5 जून है, जिसमें कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो अपने नगर पंचायत अलापुर की जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, जन जागरूकता को बेहतर करने के लिए हमने हमारे क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ एक रैली निकाली और इस रैली के माध्यम से हमने जनता के बीच में ये संदेश देने का प्रयास किया कि प्रदूषण को कम करेंगे और अपने पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए कभी दोषी न ठहराएं कि हमारी वजह से उनको एक प्रदूषित माहौल में, प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। धन्यवाद। एक सांकेतिक फीता काटकर आज उद्घाटन भी हुआ है। RRR सेंटर का भी अभी बना था, लेकिन उसको भी रिनोवेट करके आज उसका एक सांकेतिक शुभारंभ हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी लोगों ने आज तुलसी पार्क में वृक्षारोपण किया है, सांकेतिक 5 वृक्ष लगाकर, और दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती की वंदना के साथ यह पर्यावरण दिवस की गोष्ठी के रूप में हम लोग। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।